हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना, जो हमारी बुक में है चैप्टर नंबर 2। और इसमें हम जानेंगे परमाणु संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एटम शब्द की उत्पत्ति एटोमोस से मानी जाती है। इसका हम साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें, जिसका तात्पर्य होता है इनडिविजिबल या अनकटेबल या अविभाज्य। यानी कि जो एटम शब्द है उसकी उत्पत्ति मानी गई है एटोमस शब्द से, और जिसका तात्पर्य इंडिविजिबल यानी कि जो विभाज्य नहीं है, जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था, जो इन्होंने 1805 में दिया था, उसमें उन्होंने एटम को इस तरह से परिभाषित किया था। तो जो डाल्टन का परमाणुवाद के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें इम्पोर्टेंट जो है, नंबर 1 है पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। और दूसरा है एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्नता दर्शाते हैं, यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। परमाणु उत्पन्न या नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि इनको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इनको नष्ट कर सकते हैं। और अगला पॉइंट जो इसका मेन पॉइंट था, समान अथवा भिन्न परमाणु मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं, और इन संयुक्त परमाणु को बाद में यौगिक कहा गया। और अब हम पढ़ते हैं आधारभूत कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। तो जो आधारभूत कण होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स माने जाते हैं। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन को ई या फिर ई- से भी प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। इसकी खोज कैथोड किरणों के रूप में हुई, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के रूप में हुई थी। विसर्जन नलिका, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम क्रुक्स ने किया। ये पाइप जो है, ये इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब एक कांच की नली होती है। इसमें निम्न दाब पर गैस या वायु भरी होती है। इसमें बहुत कम दाब पर कोई गैस या वायु को भर दिया जाता है। इसको समझते हैं हम लोग। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको यहाँ से उसको बहुत हाई वोल्टेज दिए गए हैं, किसी ऐसे स्रोत से जोड़ा गया है जो हाई वोल्टेज इसको दे पाए। यहाँ पे एक कैथोड लगा हुआ है और यहाँ पे एक छिद्रित एनोड है, जिसमें हल्के हल्के छेद किए हुए हैं। ये एक पाइप है निर्वात के लिए, यानी कि इसमें से जो गैस है वो निकाल दी जाती है और अंदर बहुत कम दाब कर दिया जाता है। यहाँ की वायु को निकाल दिया जाता है इस पाइप निर्वात पंप की सहायता से, और इसमें दाब बहुत कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से जब इसमें बहुत उच्च वोल्टेज प्रवाहित किए जाते हैं, तब यहाँ से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। वह किरणें एनोड के पीछे जो ZnS की कोटिंग की जाती है यहाँ पे, उससे टकराती हैं और चमक उत्पन्न करती हैं, जिससे यह पता चल पाता है कि कैथोड से कोई किरणें निकल रही हैं। उच्च विभव जो कि कितना, लगभग 10,000 वोल्ट, एवं कम दाब जो कि 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब आरोपित किया जाता है। अगला पॉइंट है कैथोड से अदृश्य किरणें निकलती हैं जो ZnS परत से टकराकर चमक उत्पन्न करती हैं। ये किरणें ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी होती हैं
इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया है। तो ये किरणें ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी होती हैं और जो हमारा एनोड होता है इस पे धनावेश होता है और जो एनोड होता है उस पे ऋण आवेश होता है। चूँकि ये जो किरणें होती हैं वो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इनकी जो गति होती है, इनका डायरेक्शन होता है वो धन प्लेट की ओर होता है, यानी धन वाले इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर होता है। इससे ये पता चलता है कि ये जो किरणें हैं वो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी हैं। अब हम पढ़ेंगे कैथोड किरणों के अभिलक्षण। अभिलक्षण यानी कैथोड किरणों के गुण। तो हमारा इसमें सबसे पहला जो गुण है, कैथोड किरणें ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड है, ये विद्युतीय क्षेत्र में तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, यानी अगर इन किरणों के मार्ग में कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है तो ये किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, यानी कि ये अपना रास्ता जिस रास्ते पे जा रही होती हैं उससे ये इधर उधर मुड़ जाती हैं, जिस तरफ भी चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्र लगाया जाता है। अन्यथा ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये गतिज ऊर्जा युक्त होती हैं, यानी कि इनमें गतिज ऊर्जा होती है। और अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैथोड किरणों की प्रकृति गैस एवं कैथोड पर निर्भर नहीं करती है। कैथोड का अर्थ है यहाँ पे कि कैथोड किस धातु का बना है उस पर निर्भर नहीं करती हैं, और ना ही ये उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करती हैं जिसको डिस्चार्ज ट्यूब में भरा जाना है या भरा गया है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का E/m ज्ञात किया। इसे विशिष्ट आवेश कहते हैं, यानी कि E/m का रेशो जे थॉमसन ने ज्ञात किया, जो कि जिसका मान था 1.76 × 10⁸ कूलॉम प्रति ग्राम। जो आवेश होता है उसका मात्रक कूलॉम होता है और जो मास होता है उसका मात्रक ग्राम है। यहाँ CGS पद्धति में इसको लिया गया है। ये गलत हो गया। तो इसका मात्रक होगा E/m का कूलॉम प्रति ग्राम। हमारा अगला पॉइंट है, मिलिकन के ड्रॉपलेट यानी तेल बिंदु परीक्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया गया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया कौन से परीक्षण के द्वारा? तेल बिंदु, ऑयल ड्रॉपलेट। इसके बाद में अगला पॉइंट है, E/m E की सहायता से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया गया, जो कि 9.1 × 10⁻28 ग्राम है। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। परमाणु संरचना हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हमने पढ़ा था डाल्टन का परमाणुवाद, जो कि 1805 में दिया गया था। इसमें हमने पढ़ा एटम शब्द की उत्पत्ति, जो कि एटोमस से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य था कि एटोमस का जो अर्थ होता है वो होता है इंडिविजुअल, अनकटेबल और अविभाज्य। इसके हमने मुख्य बिंदु पढ़े थे। और जो आधारभूत कण होते हैं परमाणु के, वो हमने उनमें पहला पढ़ लिया था आज इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में पढ़ा था। अब हम कल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।